बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट 2 के साथ हाजिर हैं आज हम। और कोशिश होगी कि आपको इसके हवाले से कुछ गाइडलाइन दे सकूं कल के पेपर के हवाले से। सबसे पहले तो गेस्ट पेपर इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। इस गेस्ट पेपर में पहले हम उर्दू की तरफ से देख लेते हैं और फिर हम इंग्लिश की तरफ से भी देख लेंगे। ये रहा पॉलिटिकल साइंस। अच्छा भाई, बहुत सारे बच्चों को इसमें कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो वो मुश्किलात क्यों पेश आ रही है और उन सवालात का जवाब किस तरह बनाना है, हम इस पे बात करें। अच्छा जी, आपके पास अगर आप उर्दू में हैं तो आजम चौधरी की किताब इसके लिए सबसे बेहतरीन है, और अगर इंग्लिश में है तो आपको अक्सर सवालात के जवाबात मजहरुल हक की किताब में मिल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको कम्प्लीटली कवर करना किसी भी किताब के लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि चेकर इसमें बाज औकात थोड़ा सा बाहर क्वेश्चन भी पूछता है जिसमें आपको अपना व्यू देना होता है, और वो चौदहवीं के बच्चे से वो सवाल कर रहा है तो ये उसका हक भी बनता है। तो ये रहा हमारा पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट 2 का पेपर है। ये रहा मेंशन है, बीए पार्ट 2 का पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का है। सबसे पहले बरतानवी आइन की नौयत और नुमाया खदोखाल। अच्छा जी, नौयत का मतलब क्या है और यहाँ पे आप इस सवाल को किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। इंग्लिश और उर्दू दोनों सुन रहे हैं। यहाँ पे आपसे बेसिकली यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर पूछी जा रही है और उसके फीचर्स पूछे जा रहे हैं। तो आपने सबसे पहले तो ये बताना है कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह बना हुआ है। पहले तो इंट्रोडक्शन दोगे यूके का, बरतानिया का तारुफ दोगे, बरतानिया के तारुफ के बाद बरतानिया के आइन का तारुफ दोगे, बरतानिया का आइन किस तरह का है ये बयान करोगे, उसके माखजात क्या क्या हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि बरतानिया का आइन किन चीज़ों से मिलकर बना है, लेकिन वो डिटेल्ड है। आपने इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं देना, आपने शॉर्टली उसको डिस्क्राइब करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे मिलकर बरतानिया का आइन बना है। ये बरतानवी आइन का तारुफ और नौयत हो। यानी बरतानवी आइन की नेचर ये है कि भाई वो अनरिटन है, गैर तहरीरी है, उसके अंदर उनके जो रस्म रिवाज है वो भी शामिल है, उसके अंदर उनके अदालती फैसले भी शामिल हैं। वो जो छह चीजें, पांच छह चीजें आपने वो डिस्क्राइब करनी है पहले सवाल के जवाब के लिए। ये इसकी नेचर है। दूसरे में फिर हम खदोखाल में आते हैं, तो खदोखाल में इसके फीचर्स में फिर वो बाकी सारी चीजें आएंगी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये सारी चीजें जो है वो दूसरे हिस्से में आ रही हैं। तो इसका जवाब तो बड़ा सिंपल सा है, ये मैंने आपको बता भी दिया क्या क्या चीजें आएंगी। और इस सवाल का जवाब 4 पेजों से ज्यादा का जाएगा। तकरीबन कम से कम भी इसका जवाब 5 पेजेस तक जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कितने तक का करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस सवाल का जवाब सही तरह करोगे तो 5 पेजेस तक आराम से पहुंचेगा। अगर आपका जवाब 5 पेजेस से कम का है तो आप समझ जाना है कि आपने कोई चीज मिस कर दी, क्योंकि ये सवाल अच्छा खासा लेंदी है। इसके बाद दूसरा सवाल ये थोड़ा सा ट्रिकी, इंग्लिश में भी है कि बादशाह का जो किंग का जो मोनार्क, इसको मोनार्क भी कहते हैं, किंग भी कहते हैं। तो ये है कि गवर्नमेंट नहीं होता, जस्ट एक ओहदा है। तो ये क्या चीज क्या है। अच्छा देखो, सबसे पहले आपने यहाँ पर बादशाह को यानी किंग को या मोनार्क, किंग या मोनार्क दोनों इंग्लिश में कहा जाता है। तो किंग या मोनार्क को आपने वाजे करना है, क्लियर करना है कि ये कौन होता है। सबसे पहले तो बादशाह को आप वाजे करोगे, देन बादशाह की थोड़ी सी हिस्ट्री जो कि बुक में ऑलरेडी मौजूद है वो डिस्क्राइब करोगे, फिर बादशाह के थोड़े से इख्तियारात बयान करोगे, और इख्तियारात बयान करने के बाद ये वाला पैराग्राफ आपके पास मौजूद है। आप जब इस पैराग्राफ को डिस्क्राइब कर चुके होगे, आपके 2.5 से 3 पेज हो चुके होंगे, लेकिन ये जवाब यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा, बल्कि फिर आपने अपने ऑन वर्डिंग में एक पैराग्राफ बनाना है जिसमें आपने कुछ इस तरह से लिखना है कि इन तमाम तर चीजों की वजह से, इन तमाम तर फीचर्स की वजह से हम ये कह सकते हैं कि बरतानिया में जो बादशाहत है, जो मोनार्की है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है, यानी वो आईनी, वो आइन के तहत है। इस वजह से बादशाह के इख्तियारात ना होने के बराबर है। और इस वजह से ये भी कहा जा सकता है कि बादशाह एक ओहदा है, हुकूमत नहीं है, क्योंकि बादशाह एक ऐसा फर्द होता है जो कि जब तक सलामत रहेगा, जब तक उस ओहदे पे रहेगा, तब तक वो उस ओहदे की पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा हुकूमत नहीं है, क्योंकि हुकूमत वक्त के साथ साथ बदलती रहती है, जबकि बादशाह वक्त के साथ साथ नहीं बदलता जब तक कि वो मर ना जाए या अपने ओहदे से हट। तो इस तरह से आपने वो पैराग्राफ एंड में लिख के अपनी बात को कंक्लूड करना है। ये इसका जवाब होगा। इसका जवाब बाकायदा तौर पे किताब में मौजूद नहीं है। इंग्लिश वालों को भी बेटा ये जो वर्ड्स मैंने बोले, इन्हीं वर्ड्स को आप अपने ऑन वर्ड्स में एक्सप्लेन करके एक अच्छा सा पैराग्राफ बना देना। उर्दू वाले भी
کیونکہ میں نے دونوں انگلش اردو دونوں کے ورڈز یوز کیے ہیں تاکہ دونوں سمجھ جائیں. آپ نے ان لفظوں کو سمجھ کے ایک اچھا سا پیراگراف بنا دینا ہے تاکہ بات کلیئر ہو جائے. اچھا جی، اب اگر آپ سے یہ والا سوال پوچھ لے برطانیہ میں بادشاہ کی بقا کیوں ضروری ہے، تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے تو بادشاہت کو ہی بیان کرنا ہے. سب سے پہلے بادشاہت کو بیان کرو گے. بادشاہت کو بیان کرنے کے بعد بادشاہ کی پاورز کو، اختیارات کو، جو اس کے پاورز ہیں، اتھارٹیز ہیں، اس کو ڈسکرائب کرو گے. اس کو ڈسکرائب کرنے کے بعد آپ کے پاس کتاب میں موجود ہے بادشاہت کیوں ضروری ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ کے، یو کے جو لوگ ہیں نا، وہ بہت زیادہ کنزرویٹو، قدامت پرست. تو ان کا بادشاہ سے ایک اٹیچمنٹ وغیرہ، یہ ساری ہیڈنگز آپ کو بک میں مل جائیں گی، اعظم چودھری میں لکھی ہوئی. اٹیچمنٹ وغیرہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے. اچھا، یہ جو چیزیں یہ بعد میں آئیں گی. پہلے بادشاہ کیا ہوتا ہے، بادشاہ کی پاور کیا ہوتی ہیں، یہ دو چیزیں لکھو گے. اس کے بعد برطانوی بادشاہ کی بقا کیوں ضروری ہے، پھر یہ ڈسکرائب کرو. اور اس کو ڈسکرائب کرنے کے بعد اگین اپنے آن ورڈز میں آپ کو پیراگراف لکھ کے کلیئر کرنا ہے کہ یو کے لوگ یعنی برطانیہ کے لوگ بہت زیادہ قدامت پرست ہیں، کنزرویٹو ہیں، اور ان کی کنزرویشن کی وجہ سے وہ کسی نئی چیز کو جلدی قبول نہیں کرتے. اس وجہ سے برطانیہ میں بادشاہت کا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر بادشاہت ہوگی تو انہیں کسی نئی چیز کو اول تو قبول نہیں کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ حکومت پہ اگر کوئی معاملہ خراب ہو جائے حکومت سے تو بادشاہ اسے سنبھال سکتا ہے. تیسری چیز یہ کہ بادشاہ سے یا بادشاہت سے ان کا دلی لگاؤ ہے. چوتھی چیز یہ کہ ایک رائل ٹچ، یعنی ایک شاہی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، ایک شاہی انداز برطانیہ کا موجود ہے. پانچویں چیز، برطانیہ کو یہ چیز دوسرے ممالک سے مختلف کرتی ہے. یہ کچھ پوائنٹ آپ اپنے پیراگراف میں انکلوڈ کر دو گے تو آپ کا یہ والا جواب بھی کلیئر ہو جائے گا. پہلا جواب کم سے کم 5 پیجز تک آئے گا، باقی جو دو ہیں وہ 4 پیجز میں بھی آ جائیں تو آپ کا جواب بن جائے گا. اچھا بھائی، انگلش اور اردو دونوں کے لیے میرے خیال سے وہ ان کو سمجھ دونوں کو ہی آ رہا ہوگا، کیونکہ اگر آپ نے بک کھولی ہوئی ہے، بک کھول چکے ہیں آپ پہلے، تو آپ، میرا خیال ہے آپ کو یہ چیزیں کلیئر ہو رہی ہوں. ہاں، اگر کتاب ہی نہیں کھولی ہوئی تو بیٹا پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کے بعد برطانوی وزیر اعظم کے اختیارات و فرائض. اچھا بھائی، یہاں پر بھی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، کوئی بھی سوال کا جواب ڈائریکٹ شروع نہیں کرتے تھے، پہلے اس کی بیسک جو چیز ہے اس کی ڈیفینیشن لکھتے ہیں. تو پہلے آپ نے یہاں پہ برطانوی وزیر اعظم کو ڈیفائن کرنا. برطانوی وزیر اعظم کیا ہوتا ہے، اس کی شرائط، یعنی وزیر اعظم کیسے بنتا ہے، یہ چیزیں بیان کرنی ہے. اس کے بعد برطانوی وزیر اعظم کے پہلے آپ جو یعنی جس طرح سلیکٹ ہوتا ہے وہ بیان کرو گے. اس کے بعد پھر آپ اختیارات اور فرائض کو بیان کرو گے. اچھا جی، اختیارات اور فرائض آپ کے پاس الگ الگ کیٹیگری وائز ہوئے، جیسے انتظامی فرائض، ایڈمنسٹریٹو پاورز الگ ہیں، ایڈمنسٹریٹو پاورز الگ ہیں. اس کے علاوہ پھر فوکل یعنی جو دولت کے معاملات ہوتے ہیں وہ الگ ہیں. آپ چاہو تو ان کو الگ الگ کیٹیگری وائز لکھو، آپ چاہو تو ان کو ایک ساتھ ملا کے لکھو، اس سے فرق نہیں پڑتا. 10 سے 12 ہیڈنگ بہت ہے اس کی. 10 سے 12 ہیڈنگ میں آپ کا اچھا خاصا یہ جواب بن جائے. اچھا جی، پانچواں سوال، تاج. تاج یعنی بادشاہی ہے اور انگلش میں کنگ یا مونارک ہے. تو اب اس کے اختیارات اور فرائض بیان کرنے. اچھا جی، اس کے اختیارات اور فرائض بہت حد تک آپ کے صدر سے ملتے جلتے ہیں. یعنی جو صدر کا عہدہ ہوتا ہے اور یہ جو عہدہ ہے، اس کے اختیارات تقریباً 70% ملتے جلتے ہیں. 70% ملتے جلتے ہیں پاکستانی صدر سے. ہاں، امریکہ کے صدر کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اس کے پاورز بہت زیادہ. تو پاکستانی صدر سے بہت حد تک ملتے جلتے ہیں. تو آپ دیکھ لینا 70% اس کے میں، باقی 30% آپ کو ذرا سا الگ کرنا ہوگا. برطانوی کنگ یعنی وہاں کے جو تاج کی جو اختیارات ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. اگلا چھٹا کوشچن، یہ ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے، امریکی صدر کس طرح منتخب ہوتا ہے اور اس کے اختیارات بیان. جواب میں سب سے پہلے آپ نے امریکی صدر کیا ہوتا ہے، امریکی صدر بننے کے لیے کن کن شرائط کا ہونا ضروری ہے، کون کون سی کنڈیشنز ہونی چاہیے، آپ نے یہ ڈسکرائب کرنا ہے. یہ ڈسکرائب کر کے پھر آپ وہ بیان کرو گے، اسٹیپس باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں بک میں کہ کس طرح منتخب ہوتا ہے. آپ کا یہی جواب تقریباً کوئی 1.5 پونے 2 پیجز پہ تو آرام سے یہ والا جواب چلا جائے گا. اور اس کے بعد پھر آپ نے اختیارات پہ بات کرنی. اچھا، یہاں پر بھی اختیارات ویسے ہی کیٹیگری وائز ہیں جس طرح برطانوی وزیر اعظم. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ امریکی صدر کے اختیارات میں آپ کو 50% اختیارات وہی ملیں گے جو برطانوی وزیر اعظم کے ہیں. یعنی پاورز ویسے ہی ہیں لیکن پاور کی نوعیت میں فرق، یعنی پاور زیادہ شدت میں ہے امریکی صدر کے پاس، لیکن اسی طرح کے پاور جو ہیں وہ برٹش وزیر اعظم کے پاس.
تو जब आप पढ़ोगे, इनका कंपैरिजन करते जाओगे, आपको चीजें समझने में आसानी होती जाएगी, चीजों को क्लियर करने में आपको आसानी होती जाएगी। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं ताकि और ज्यादा क्लियर नजर आए। इसके बाद अमेरिकी सेनेट दुनिया का ताकतवर तरीन ऐवान बाला है बहस की। अच्छा जी, अमेरिकी सेनेट से पहले आप अमेरिकी कांग्रेस को बयान करोगे। कांग्रेस का मतलब यह है कि उनका अपर हाउस लोअर हाउस दोनों, आप दोनों को बयान करोगे। अमेरिकी कांग्रेस बयान करोगे, बुक में मौजूद। वो बयान करने के बाद आप ये डिस्क्राइब करोगे कि अमेरिकी कांग्रेस जो है वो टू हाउसेस पर बेस करता है, दो ऐवानों पे बेस करता है, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरीन, यानी अपर हाउस और लोअर हाउस। जब आप ये बयान कर दोगे कि अपर हाउस और लोअर हाउस दो हाउसेस होते हैं, देन इसके बाद आप अब अपर हाउस के इख्तियारात को बयान कर, आपने अमेरिकी सेनेट के इख्तियारात को यहाँ पे लिखना है। इस सवाल में अमेरिकी सेनेट के पावर्स को यहाँ पे लिखना है। और जब आप वो लिख चुके होगे तो फिर देन आखिर में आप एक पैराग्राफ लिखोगे और उस पैराग्राफ में कहोगे कि इन तमाम पावर्स की वजह से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिकी सेनेट दुनिया का ताकतवर तरीन अपर हाउस या ताकतवर तरीन ऐवान बाला। ये आपके सवाल का जवाब हो जाए। इसने थोड़ा सा आपको घुमाया है ताकि आपको सवाल का जवाब ना मिल सके, लेकिन इसका जवाब इस तरह से बने। अच्छा जी, इसके बाद तफरीक इख्तियारात से क्या मुराद है, पहले ये समझ लेते हैं। तफरीक इख्तियारात, तफरीक कहते हैं तकसीम होने को, डिवाइड होने को, और इख्तियारात कहते हैं पावर्स। तफरीक इख्तियारात यानी पावर्स का डिवाइड होना, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यानी पावर्स को सेपरेट करना, ये डिवाइड करना। अच्छा जी, इससे मुराद होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के, हम जानते हैं, तीन इदारे होते हैं। गवर्नमेंट के तीन हाउसेस होते हैं, या सॉरी तीन ऑर्गेन्स होते हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। उर्दू में बोले तो मुकन्नना, आमला और अदलिया। जब ये तीनों ही ऑर्गेन्स, ये तीनों ही अनासिर जो हैं, ये अपने अपने इख्तियारात में रहें और किसी दूसरे के इख्तियारात में, किसी दूसरे की अथॉरिटी में इंटरफेयर ना करें, मुदाखलत ना करें, तो इसको हम तफरीक इख्तियारात कहते हैं। क्योंकि तफरीक इख्तियारात तब होता है जब ये तीनों इदारे अलग अलग काम कर रहे हैं। अच्छा, अब हम पाकिस्तान की एक बात मिसाल दे रहे हैं, यहाँ पे अमेरिका की लिखी हुई है, लेकिन अमेरिका को समझाने के लिए पहले मुझे पाकिस्तान पे बात करनी है। पाकिस्तान पे बात करते हैं, यूके पे बात करते हैं, फिर अमेरिका पे बात करूंगा, तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि ऐसा क्या है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ मुकन्नना यानी लेजिस्लेटिव में जो लोग बैठे हुए हैं, वहीं से लोग मुंतखब होते हैं, सिलेक्ट होते हैं और वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। क्योंकि वजीर आजम और उसके जितने भी मिनिस्टर्स हैं, वो सारे मिनिस्टर्स जो कि एग्जीक्यूटिव यानी आमला के मेंबर हैं, जो पूरा हुकूमत का निजाम चला रहे हैं, वही लोग असम्बली में भी तो बैठे हुए हैं, वही लोग सेनेट में भी तो बैठे हुए हैं। तो यानी सेनेट और एग्जीक्यूटिव यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, इन दोनों में तो सेम लोग हो गए, दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर कर रहे हैं। अब मुझे क्या पता शहबाज शरीफ कब चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे फैसला कर रहा है और कब वजीर आजम के तौर पे यानी हेड ऑफ द असेंबली के तौर पे फैसला कर रहा है। तो एक ही बंदे के पास दोनों हाउसेस की मेंबरशिप है, एक ही बंदे के पास दोनों हाउसेस की नुमाइंदगी है, तो यहाँ पे ये जो इख्तियारात की डिवीजन है ये मुतासिर हो। बरतानिया में भी सेम यही चीज है। लेकिन जब हम अमेरिका की बात करते हैं, आपने अमेरिका की मिसाल देनी है, तो ये बेटा ये मिसाल दे के मैं समझा रहा हूँ कि क्या चीज आपने वहां पे लिखनी है, ताकि आप अपने ऑनवर्ड्स में भी लिख सको। लेकिन बरतानिया में क्या, अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में प्रेसिडेंटल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है। सबसे पहले तो अमेरिका में वजीर आजम होता ही नहीं। अब अमेरिका की जो पार्लियामेंट है वो सिलेक्ट हो गई, लेकिन वहां पे क्योंकि वजीर आजम नहीं होता, तो वजीर आजम हेड भी नहीं करता, क्योंकि होता ही नहीं है। वहां होता है सदर, और सदर पार्लियामेंट का मेंबर ही नहीं होता। सदर को तो सिलेक्ट ही अलग किया जाता है। सदर जो है वो एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। अब जरा गौर करना, अमेरिका में पार्लियामेंट बिल्कुल एक अलग चीज हो गई, एग्जीक्यूटिव यानी मुकन्नना एक अलग चीज है, आमला जो है जिसपे सदर हेड करता है वो एक अलग चीज है, और जुडिशरी तो वैसे ही एक अलग चीज है। यानी अमेरिका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर की, तफरीक इख्तियारात की परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता जो इन तीन हाउसेज में से दो की नुमाइंदगी करे, या कम से कम दो का मेंबर ही है। यहाँ पे हर बंदा अलग अलग हाउस का मेंबर है, अलग अलग हाउस की नुमाइंदगी कर रहा है, अलग अलग हाउस में वर्किंग कर रहा है। लिहाजा यहाँ पे पावर्स जो हैं वो सही तरीके से डिवाइड हुए हुए हैं, अथॉरिटीज इख्तियारात सही तरीके से डिवाइड हुए हुए हैं, तीनों हाउसेस के दरमियान कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रॉब्लम।
یہ میرے خیال سے آپ کو یہ والا کلیئر ہو چکا ہو امریکہ کی مثال دیتے ہوئے، یہ میں نے مثال دے کے بھی بتا دی. اچھا جی، امریکی آئین کی نوعیت اور نمایاں خود و خال بیان کریں. بیٹا یہ بالکل ویسے ہی کرنا ہے جیسے آپ کو میں نے اوپر یو کے کا بتایا ہے. پہلے آپ نے امریکہ کی ایگزامپل دینی ہے، ڈیفینیشن دینی ہے امریکہ کو ڈسکرائب کرنا ہے. دین امریکہ کو تھوڑا سا آپ ڈسکرائب کرتے ہوئے وہاں پہ جو پارلیمنٹری سسٹم وغیرہ ہے وہ ڈیفائن کرو گے تھوڑا سا. دین اس کے بعد آپ نے اس کی نمایاں خد و خال پہ آنا، اور یہاں پہ آپ نے جو اس کی فیچرز ہیں، امریکی آئین کے جو فیچرز ہیں آپ نے وہ بیان کرنے. یہی چیز آپ کو چین کے آئین کے ساتھ بھی کرنی ہے. سیم طریقہ یہی رہے گا. پہلے آپ چین کا تعارف بیان کرو گے، پھر چین کے کون سا والا آئین اس وقت چل رہا ہے آپ وہ ڈسکرائب کرو گے. دین اس کے بعد اس آئین کی خصوصیات بیان کر دو گے. اچھا، یہ آئین کی خصوصیات میں آپ کو، اگر آپ یو کے اور یو ایس اے ان دونوں کو پڑھ لو تو آپ دنیا کے کسی بھی آئین کو ایزیلی ڈسکرائب کر سکتے. کیونکہ آئین جب آپ پڑھو گے تو آپ یہ فیل کرو گے کہ 50% to 70% چیزیں سیم، 50% to 70% چیزیں سیم ہے، 30 to 40% چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہیں، لیکن بیسک چیزیں جو ہیں وہ سیم ہوتی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہم آتے ہیں نیشنل پیپلز کانگریس آف چائنا کے اختیارات اور فرائض. اچھا بھائی، یہ جو ہے یہ چائنا کی پارلیمنٹ. ہو سکتا ہے آپ کے پاس یہ کسی اور نام سے بھی موجود ہو، جیسے عوامی کیا کانگریس کہتے ہیں اسے، اور بھی ایک آدھ نام دیا جاتا ہے اردو میں. تو یہ وہ نام ہے، لیکن آپ سمجھ یہ ضرور لیں کہ یہ چائنا کی پارلیمنٹ کے بارے میں. آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے، چائنا کی پارلیمنٹ کے اختیارات اور فرائض بیان کرنے ہیں جو کہ بک میں موجود ہے. یہاں پہ کوئی آپ کو الگ چیز نہیں کرنی ہے. اگین چائنا کا تعارف دو گے، چائنا کے قانون کے بارے میں مختصر بیان کرو گے. دین اس کے بعد ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاورز کو ڈسکرائب کرنا شروع کر دو گے. اچھا، چائنا کے بارے میں ان دو میں سے ایک سوال لازمی طور پہ بن کے آتا ہے. پچھلے کئی سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوال لازمی بن کے آ رہا ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کے اختیارات. اچھا جی، یہ والا ایک سوال یہ بھی اکثر و بیشتر آیا ہوا ہے، امریکی سپریم کورٹ یا پاکستانی سپریم کورٹ، ان دونوں میں سے کوئی ایک آتا ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں میں سے کوئی بھی آئے گا تو ان کے جواب جو ہے وہ تقریباً 70% سیم. امریکی آئے یا پاکستانی آئے، دونوں کا جواب 70% سیم ہے. صرف 30% فرق ہے، وہ بھی اسٹرکچر وغیرہ کا فرق. یہاں پہ پہلے آپ پاکستانی جو عدالت ہے، عدلیہ کا نظام ہے، اس کو ڈسکرائب کرو گے. دین اس کے اسٹرکچر کو ڈسکرائب کرو گے کہ پہلے سیشن کوڈ آتا ہے، پھر ہمارے پاس کیا کہتے ہیں سٹی کوڈ آتا ہے، سٹی کوڈ کے بعد ہائی کورٹ آتا ہے، پھر سپریم کورٹ آتا ہے. اس طرح سے اس کے اسٹرکچر کو بیان کرو گے، پھر اختیارات اور فرائض پہ جاؤ گے. یہ بات بیٹا میری یاد رکھیے گا، کسی بھی سوال کے جواب کو ڈائریکٹ لکھنا شروع نہیں کر دینا ہوگا. اچھا جی، 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم کے اختیارات. بیٹا آپ کا سوال صرف اتنا ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کے اختیارات. یہ والا جو حصہ لکھا ہوا ہے بیٹا، یہ صرف آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس اس وقت جو اختیارات ہیں وہ 73 کے مطابق ہی ہیں. کیونکہ 62 میں وزیر اعظم کے پاس اختیارات تھے ہی نہیں، کیونکہ پاکستان میں پریزیڈنٹل سسٹم. تو پاکستانی وزیر اعظم کے اختیارات. اچھا جی، پاکستانی وزیر اعظم کے اختیارات اور یو کے وزیر اعظم کے اختیارات دونوں کی ہیڈنگ سیم بنیں گی، لیکن ہیڈنگ کے اندر کا جو کانٹینٹ ہے وہ ڈفرینٹ. یعنی وہاں پہ وزیر اعظم کیا کرتا ہے، وہاں کی اسمبلی اور کنگ میں آپس میں کنیکشن پیدا کرتا ہے. پاکستان کا وزیر اعظم یہاں کی اسمبلی اور صدر میں کنیکشن پیدا کرتا ہے. تو چیزوں کی نوعیت وہی ہے، نیچر وہی ہے، لیکن لفظ ذرا مختلف ہوں گے. تو اگر آپ برطانوی وزیر اعظم اور پاکستانی وزیر اعظم کو ایک ساتھ یاد کریں گے آپ کو آسانی ہو جائے گی، کیونکہ تقریباً 70 to 80% آپ کو مٹیریل سیم ملے. دین اس کے بعد اقوام متحدہ، جس کو ہم یو این کہتے ہیں، یو این یا یو این او، اس کی اہمیت بیان کرنی ہے. اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ نے یو این کیا چیز ہے، کب بنی، کیوں بنی، کس لیے بنی، یہ ڈسکرائب کرنا ہے. اس کا ہیڈ آفس کہاں ہے یہ ڈسکرائب کرنا ہے. دین اس کے صرف ایک ہاؤس یعنی جنرل اسمبلی کے اختیارات اور فرائض کو بیان کرنا. آپ نے اس کے آرگنز کے نام ضرور لکھنے ہوں گے، اور آرگنز کے نام لکھنے کے بعد اس میں جنرل اسمبلی ہے، سیکیورٹی کونسل ہے، اس کے بعد سیکرٹیریٹ ہے، ان کے نام بیان کرنے ہوں گے. لیکن اس کے بعد دین آپ نے جسٹ جنرل اسمبلی کے اختیارات اور فرائض بیان کرنے. اچھا جی، آخری سوال یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اکثر بچے مجھ سے اسی سوال کے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو ذرا غور سے سنیے. اس سوال کا جواب کتاب میں باقاعدہ موجود نہیں. اس سوال میں کہہ کیا رہا ہے یہ ذرا سن لیں تاکہ آپ کو اس کا جواب لکھنے میں آسانی ہو. اگر پرابلم ہو تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ اس سوال کو آپ اسکپ کر دیجیے، کیونکہ اس کا جواب آپ کو تقریباً خود لکھنا ہو.
आपसे पूछ ये रहा है कि बरतानवी पार्लिमान जो है यानी बरतानवी हुकूमत जो है वो कदामत परस्ती यानी पुराना जो रीति रिवाज या पुरानी सोच है वो, और जदीद जमहूरी इक़्तिदार यानी जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इन दोनों की अक्कासी करती है, यानी इन दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट करती है। आसान अल्फाज में आपसे इस सवाल में ये पूछा गया है कि भाई आप डिस्क्राइब करें, जरा बात करें इस पे कि बरतानवी पार्लियामेंट में हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम, वजीर आजम भी नजर आ रहा है, और इसी पार्लियामेंट में हमें कहीं ना कहीं किंग का रोल भी नजर आ रहा है। तो किंग जो है वो कदामत परस्ती यानी कंजर्वेशनल एक सिंपैथी के तौर पे नजर आता है, और सेकेंडली जो हमारे पास है जदीद जमहूरी इक़्तिदार यानी वजीर आजम और पार्लियामेंट्री सिस्टम नजर आ रहा है। तो आप इस पे कमेंट करें कि बरतानवी पार्लियामेंट जो है वो इन दोनों को एक साथ किस तरह डिस्क्राइब कर रही है, और आप इस पे इसको जरा क्लियर करें। तो इस सवाल का जवाब आपको बुक में प्रॉपर तौर पे बना हुआ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ वहां से डेटा पिक करके और कुछ इंटरनेट से डेटा पिक करके इसका जवाब बनाना होगा। तो अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप कर दें। पेपर में अगर आ भी जाता है तो आप इसको चॉइस में छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप जवाब बनाना चाहें तो बनाया जा सकता है। बुक में आपको मैंने बताया, बुक में इसका प्रॉपर मौजूद नहीं है, गूगल पे आपको मिल सकता है। चलें जी आगे नोट्स पे आ जाते हैं। पाकिस्तानी सदर के इख्तियारात। अच्छा जी, पाकिस्तानी सदर के इख्तियारात मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर आप बरतानवी किंग के इख्तियारात को पढ़ चुके हैं तो ये तकरीबन आपको 70% सेम मिलेगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं। नंबर 2, करारदाद पाकिस्तान। अच्छा, करारदाद पाकिस्तान, करारदाद मकासिद, ये दोनों आप ऑलरेडी इससे पहले वाले पेपर के लिए पढ़ चुके हैं, और पाक स्टडीज के लिए भी आपके काम आएगा ये। अच्छा जी, बरतानवी दारुल अवाम का स्पीकर, दारुल अवाम यानी बरतानिया का जो लोअर हाउस होता है ना, उसको कहा जाता है दारुल अवाम, और जो अपर हाउस है उसको दारुल उमरा कहते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर के इख्तियारात और बरतानवी दारुल अवाम के स्पीकर के इख्तियारात सेम है। आप एक को पढ़ेंगे, दूसरा खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। पाकिस्तान की सियासी जमातें। अच्छा, पाकिस्तान की सियासी जमातों के साथ साथ बरतानिया और अमेरिका की सियासी जमातों पे भी एक नजर डाल लीजिए, क्योंकि इनकी जो फीचर्स होते हैं वो सेम होते हैं, बस मकसद बनने का अलग होता है, नाम अलग होता है। और पाकिस्तानी सियासी जमातों में भी जाहिर सी बात है आपने झूठ झूठ ही लिखना है, क्योंकि सही लिख दिया तो मसला हो जाएगा। अच्छा जी, अदालती नजर षानी। अदालती नजर षानी जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अदालत किसी भी फैसले पे अस खुद नोटिस लेके उस फैसले को, पार्लियामेंट के उस फैसले को वापस रिवर्स करवा सकती है। मजे की बात यह है कि ये पावर जो है वो अमेरिकी अदालत को तो हासिल है, पाकिस्तानी अदालत को हासिल नहीं है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी। लेकिन पाकिस्तानी अदालतें कहती हैं हमारे पास ये पावर है। अब कौन उन्हें समझाए कि ये पावर नहीं है आपके पास, लेकिन उनका कहना यह है कि हम कानून की तर्जुमानी करने वाले, इंटरप्रिटेशन लॉ की हम करते हैं, हम बोल रहे हैं ये पावर है। तो पाकिस्तानी अदालतें बज़िद हैं कि उनके पास ये पावर है, लेकिन पूरे कानून में कहीं भी अदालतों को ये पावर क्लियरली नहीं दी गई, यानी हर तरह से नहीं दी गई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सिर्फ लॉ के स्टूडेंट जानते हैं या सिर्फ पॉलिटिक्स के स्टूडेंट जानते हैं, क्योंकि अदालत इस बात को मानने पर एग्री नहीं। अच्छा जी, मेरा ख्याल है ये चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं जरा से एक नजर अंग्रेजी का जो हिस्सा है उसको भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। बेटा आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो आप सवाल टाइप कर लें, भेजिएगा तब जब मैं आपको बोलूँ। ये रहा पॉलिटिकल साइंस हमारे पास। अच्छा, मैं जरा से इसको ट्रांसलेट ही करूंगा क्योंकि डिस्क्राइब तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। डिस्क्राइब द नेचर एंड सैलेंट फीचर ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन, एक्सप्लेन इट। द किंग इज, देयर इज अ किंग बट नॉट अ गवर्नमेंट, यानी किंग जो है वो एक ओहदा है, एक अथॉरिटी है, बट वो कोई गवर्नमेंट नहीं। वाई इज द सर्वाइवल ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क इंपॉर्टेंट? मैंने बताया था ना, इसको मोनार्क भी कहते हैं, बादशाही है। इसी तरह डिस्क्राइब द पावर्स एंड ड्यूटी ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। डिस्क्राइब द पावर एंड ड्यूटी ऑफ किंग। explain how the explain how the US president is elected and his power. The US Senate is most powerful upper house in the world. Discuss what is mean by separation of power and give the example of America. अच्छा जी, describe the natural and silent feature of US Constitution.
Describe the salient feature of the Constitution of People's Republic of China. अच्छा जी, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। कहाँ तक हो गया? हाँ, डिस्क्राइब द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना। ये भी मैंने बता दिया कि चाइना की पार्लियामेंट के बारे में ये है। डिस्क्राइब द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद डिस्क्राइब द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। Explain the importance of United Nations and power and duties of General Assembly. The British Parliament reflect conservationism and modern democratic values. Please comment. Then इसके बाद हमारे पास नोट है, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये भी मैंने उर्दू की तरफ एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से है। अच्छा जी, एक चीज जो मैंने अभी एरर देखा है वो ये है कि वहां करारदाद पाकिस्तान लिखा हुआ था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखा हुआ है। तो बेटा वो करारदाद पाकिस्तान नहीं था, मुझे भी वही लग रहा था, वो करारदाद पाकिस्तान नहीं है, करारदाद मकासिद है। तो उर्दू वाले बेटा उसको जरा क्लियर कर लिएगा, वो करारदाद मकासिद। स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन यूके, मैंने बताया था इसका लोअर हाउस है, ये पाकिस्तानी असेंबली के बराबर है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान एंड जुडिशियल रिव्यू। जी, तो यहाँ पे हमारा जो गेस्ट पेपर है वो गेस्ट पेपर मैंने कंप्लीटली डिफाइन कर दिया है। और अब अगर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी बेटा, अब जो क्वेश्चन है आप क्वेश्चन पूछ लें। जी बेटा, नोट्स में आप नोट्स इसलिए होते हैं कि अगर आपको कोई लॉन्ग नहीं आ रहा, लॉन्ग में अगर आप फंस गए तो उस सूरत में आप शॉर्ट नोट करके निकल सके। तो मैं रिकमेंड करूंगा शॉर्ट नोट को लाजमी तौर पे आप अपने हाथ में रखा करें, यानी उसे पढ़ा जरूर करें आप, ताकि अगर खुदा ना खासा लॉन्ग ना आ रहा हो तो शॉर्ट नोट करके अपना काम चलाया जा सके। बेटा 5 ईयर से कभी भी याद नहीं करना होता। मैं चीख चीख के थक गया हूँ कि बेटा कभी भी 5 ईयर से ये जो यूनिवर्सल के सॉल्व पेपर वगैरह होते हैं उससे ना लिखा करें। मैं कई बार कह चुका हूँ स्टूडेंट्स को, बाकायदा तौर पे बेटा किताब लें, उसमें प्रॉपर जवाब मौजूद होता है। ऐसा ना करें कि तो वो शॉर्ट पढ़ने के चक्कर में आप कर दें। लेकिन अगर अब ले लिया आपने तो अब बेहतर यह है कि उसका जो जवाब है वो अपनी ऑनवर्ड से लिखें। जी, इसीलिए 5 ईयर में सवालात इसके जवाब बहुत एक तो शॉर्ट होते हैं और फिर उसकी क्वालिटी नहीं होती, गैर मयारी जवाब होते हैं। और कई सारे वो निगत अल्ताफ साहिबा जो है, निगत सुल्ताना साहिबा, उन्होंने तो कई जगह पे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी की। इंग्लिश में भी ग्रामर का सत्यानाश किया हुआ है, पॉलिटिकल साइंस में भी कई जगह गलतियां हुई हुई हैं। जी बेटा, और कोई सवाल? चलिए जी, फिर सेशन को आज यहीं तक एंड करते हैं। और इसके अलावा भी बेटा किसी तौर पे गाइडलाइन चाहिए होती है तो आप जाहिर सी बात है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं। कि पीछे अगर कोई ऐसा स्टूडेंट देख रहा है जो अब तक कनेक्ट नहीं है, तो बेटा ये जो व्हाट्सएप पे आपको नंबर नजर आ रहा है पीछे, ये वाला, बेटा इस व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता करके पूछ सकते हैं। क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं, ये गेस्ट पेपर्स वगैरह, ये सारे वहाँ पे बता दिए गए हैं, इस नंबर से दिए जा रहे हैं। चलें जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और इंशाल्लाह कोशिश मेरी है कि बाकी पेपर्स के लिए भी इस तरह से गाइडलाइन दूं। लेकिन थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन चलें किसी तौर पर उसको भी मैनेज करेंगे। आज के लिए बेटा अल्लाह हाफिज।